सो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे कौन से जीन्स होते हैं जो हमारी डाइट को, हमारी न्यूट्रिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे फूड कैसे हमारी जीन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, करेक्ट? यस। हाँ, तो आज हम सीखेंगे कि अब जो भी हमने जीन्स पढ़े उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं एंड कैसे उसके बेसिस पे पर्सनलाइज डाइट बनाते हैं, ठीक है? ओके। अंडरस्टूड? ये मॉड्यूल 10 है हमारा, ओके? ओके। सो नाउ अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर फंक्शनल फूड, ठीक है? फंक्शनल फूड है जीन स्पेसिफिक हम कौन से ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो देते हैं, हम अगर सप्लीमेंट देते हैं तो हम क्या रेफर, ठीक है? हमने सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा है, करें? यस मैम। हाँ, तो वो सप्लीमेंट्स क्या है, इसमें कौन से ऐसे फंक्शनल फूड यूज होते हैं, ओके? हम वो देख रहे हैं, ठीक है? तो आपके अकॉर्डिंग फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं? व्हाट आर फंक्शनल फूड्स? Food that provides the health benefit beyond the basic nutrition. फंक्शनल फूड तो बताओ मुझे। Beyond basic nutrition by So, what benefits they provide beyond basic? तो क्या लगता है? तो आपके अकॉर्डिंग कौन से फंक्शनल फूड है? आपको क्या लगता है न्यूट्रिशन देने के अलावा फूड हमारी बॉडी में और क्या काम है? जीन एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, modulate the gene expression और क्या and करें? supports detox pathway. हेलो Hello. हेलो, हाँ। Hello. सो आई वाज आस्किंग यू ऑल कि फंक्शनल फूड्स का मतलब होता है बेसिक न्यूट्रिएंट से हटके हमें और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना, करेक्ट? Yes. हाँ, सो अगर मैं बेसिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो बाय बेसिक न्यूट्रिशन आप लोगों को क्या समझ में आता है? कौन से बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं? हमने पहले भी जीन्स में स्टडी किया था कि कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कोई बताएगा मुझे? ओमेगा 3 Micronutrients are vitamins mostly. B12, हाँ। folate. ओमेगा नहीं, 3 बेसिक न्यूट्रिएंट, बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हमें एवरीडे चाहिए। अभी तक आप लोगों को बेसिक न्यूट्रिएंट्स नहीं समझ में आया हमारे। मैंने बताया था ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से आते हैं हमारी बॉडी के लिए हमारे फूड के थ्रू? विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, Vitamins and minerals. करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट आता Vitamins, है, प्रोटीन आता है एंड फैट आता है, ओके? ओके अंडरस्टूड? तो यस मैम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमने और क्या पढ़ा था? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से हटके हमारी बॉडी में क्या नीड होती है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, करेक्ट? Yes, madam. Macronutrient, carbohydrates and हाँ, fats. करेक्ट Protein. करेक्ट, परफेक्ट। तो जो फंक्शनल फूड होते हैं उनमें क्या एक्स्ट्रा होता है? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा होता है। तो वो एक्स्ट्रा क्या होता है? वो हमारे बट बिफोर दैट कोई मुझे बताएगा आप लोगों को मीरा का डिटॉक्स वाला केस स्टडी याद है? Yes, ma'am. हाँ, तो मीरा वाले केस स्टडी में हमने कौन से केमिकल के बारे में पढ़ा था, कौन से पॉलीफेनॉल के बारे में पढ़ा था, क्या यूज किया था हमने?
मीरा के केस स्टडी में डिटॉक्स के लिए मैंने ब्रोकली आपको लास्ट क्लास किया। हाँ करेक्ट। ब्रोकली में क्या होता है? डिटॉक्स होते हैं। हाँ तो करेक्ट। तो ब्रोकली डिटॉक्स कैसे करती है? ब्रोकली डिटॉक्स कैसे एक्टिवेट करती है? करके पर उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? हमने कौन से कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था? याद है किसी को? सल्फोराफिन करेक्ट, सल्फोराफिन सल्फोराफिल। करेक्ट। हाँ तो ऐसे ही मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में बताए थे, अगर आपको याद हो तो। कोई मुझे बताएगा कि टर्मरिक में क्या मिलता है? करक्यूमिन करेक्ट, परफेक्ट। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, किसी को याद है? पॉलीफिनॉल्स ग्रेप्स और इसमें कितने होते हैं? ग्रेप्स में कौन सा पॉलीफेनॉल होता है? पॉलीफिनल बेरीज ओके, एंड व्हाट अबाउट ग्रीन टी? हमने ग्रीन टी से पढ़ा था उसमें। अगर फंक्शनल फूड की बात करते हैं ना, तो फंक्शनल फूड क्या होते हैं? ये सारे कंपाउंड्स, जैसे कि आपने बोला करिकुला आपने, ठीक है, बेरीज के लिए बोला आपने, एंड देन आपने मुझे ग्रीन टी के लिए बताया नहीं, बट ग्रीन टी के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। ईसीजीसी मिलता है ग्रीन टी में, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी फूड होते हैं, फूड फंक्शनल फूड मतलब स्पेशल फूड। स्पेशल फूड मतलब कि जो आपको बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपको ये सब पॉलीफेनॉल, ये सारे कंपाउंड देते हैं। जो ये कंपाउंड होते हैं वो आपकी बॉडी में डिटॉक्स करते हैं एंड आपको डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको ये? सो जैसे हमने ब्रोकली के लिए पढ़ा था कि ब्रोकली में सल्फोराफिन प्रेजेंट होता है, याद आया? यस ऐसे ही मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ाए हैं, हियर एंड देयर, ठीक है। तो अगर अभी हमारा टाइम आया है उन सबको कंबाइन करने का, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल है, वो कैसे पता चलता है कि वो हमारी बॉडी में कैसे केमिकल रिएक्शन कर। ओके मैम हाँ तो जैसा कि मैंने आपको बोला, फंक्शनल फूड क्या होता है? फंक्शनल फूड होते हैं ऐसे फूड जो कि आपको हेल्प करते हैं बॉडी पे, आपके जो जीन्स है उनको एक्सप्रेस करने में, बॉडी में डिटॉक्स में हेल्प करते हैं, एंड साथ ही साथ आपका जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो एनहांस करते हैं। डिस्कस किया करक्यूमिन के लिए। करक्यूमिन किसमें मिलता है, आपने क्या बताया था मुझे? हल्दी में करक्यूमिन, यस, टर्मरिक में मिलता है। एंड करक्यूमिन का रोल क्या होता है बॉडी में? ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, सपोर्ट्स ये हमारा सपोर्ट जीएसटी जीन। जीएसटी जीन क्या था? हमने मीरा की केस स्टडी में पढ़ा था। व्हाट इज जीएसटी जीन? व्हाट इज जीएसटी जीन? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है मैम, जीएसटी। करेक्ट। तो जो जीएसटी जीन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन योर बॉडी। नाउ नेक्स्ट अगर हम फंक्शनल फूड पे आते हैं तो दैट इज ओमेगा 3। ओमेगा 3 किसमें मिलता है? फूड सोर्सेज बताओ मुझे ओमेगा 3 के। फिश ऑयल में मिलता है। करेक्ट, फिश ऑयल। और मैंने आपको वेजिटेरियन सोर्स के लिए क्या फ्लैक्स बताया सीड्स, था? फ्लैक्स सीड्स, नहीं, और क्या बताया था मैंने आपको? उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स में होता है, पर फ्लैक्स सीड्स में कौन सा ओमेगा 3 होता है? 2 फॉर्म होते हैं ना, मैंने आपको बताया था, डीएचए, ईपीए एंड एएलए। तो डीएचए एंड ईपीए ज्यादा अच्छा होता है या एएलए ज्यादा अच्छा होता है? डीएचए। बताओ। डीएचए एंड ईपीए बेटर होता है, ठीक है। नाउ डीएचए और ईपीए
आपको किसमें मिलता है? डीएचए और ईपी आपको किसमें मिलता है और एएनए ओमेगा किसमें 3। मिलता है? सब पढ़ा है। अगर हम यहाँ पे रिविजन नहीं करेंगे तो आपको आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है? इसीलिए मैंने ये स्लाइड ब्लैंक रखी है। तो ओमेगा 3 ईपी एंड डीएचए किसमें मिलता है? ईपी एंड फिश डीएचए ऑयल में फिश ऑयल, ठीक है? एंड एएनए आपको किसमें मिलता है? हाँ, फिश ऑयल में आपको मिलता है ईपी एंड डीएचए। एएनए आपको किसमें मिलता है? एएनए आपको किसमें मिलता है? अभी आप लोगों ने बताया था मुझे एक सोर्स ऑफ ओमेगा 3। फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो एएनए आपको मिलता है फ्लैक्स सीड, ठीक है? अगर आपको बेटर वेजिटेरियन सोर्स चाहिए ओमेगा 3 का तो क्या होता है? एल्गी ऑयल। ये भी मैंने आपको बताया था, याद आया किसी को? यस मैम। ये हाँ, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, समझा ओमेगा 3? ओमेगा 3 क्यों जरूरी है बॉडी में, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर्स में। कोई मुझे बताओ, व्हाई इज ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी? क्या यूज होता है ओमेगा 3 का बॉडी में, क्यों चाहिए हमें? फ्लैट लॉस करने में भी काम आता है ना इसका यूजेस। certain fatty acid और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है ओमेगा 3 का बॉडी में? कार्डियोवास्कुलर और मेंटल हेल्थ के लिए। करेक्ट, करेक्ट। एंड इसके अलावा और क्या काम होता है ओमेगा 3 का? और कोई भी दो फंक्शंस बताओ या कोई भी दो ऐसी चीजें बताओ जिसको ओमेगा 3 प्रोटेक्ट करता है। ये हार्ट्स के लिए भी अच्छा रहता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, प्रोटेक्ट न्यूरॉन। एंटी इंफ्लेमेटरी तो होता ही है, बट ये कैसे हेल्प करता है? पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। कैसे हेल्प करता है? नहीं, फंक्शंस पूछ रही हूँ मैं। सो ओमेगा 3 आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो अगर किसी को कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है तो आप उसको ओमेगा 3 दे सकते हो, ठीक है? और साथ ही साथ आपकी आई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी को भी आई साइट का प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आई रिलेटेड इश्यू है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम ओमेगा 3 दे सकते हैं। अंडरस्टूड? यस यस मैम। समझा सबको? क्या यस करता है मैम। आपकी बॉडी में? बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है आपकी बॉडी में? हाउ इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट? ये भी मैंने सारे विटामिन का पढ़ाया था आपको प्रोबायोटिक्स ये प्रीबायोटिक्स के टाइम पे। हेलो मैम, फिर से पूछे ना, आवाज ब्रेक हो रहा है। बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? फॉलिक एसिड के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो सिस्टम के लिए जरूरी होता है। वो आरबीसी भी बढ़ाता है मैम। बाहर का याद करो, वापस से याद करो। बी कॉम्प्लेक्स, दरवाजा का। बी कॉम्प्लेक्स वापस से याद करो, गलत बता रहे हो सब। हमने कौन से मॉड्यूल में पढ़ा था विटामिन डी के बारे में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, विटामिन बी 12 के बारे में? आपको गट वाला मॉड्यूल याद है, प्रोबायोटिक्स मॉड्यूल प्रीबायोटिक्स नंबर हमने जब 7 पढ़ा था? मैम। मॉड्यूल नंबर Yes. 7। तो फिर आप मुझे बताओ बी कॉम्प्लेक्स किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? गुड हेल्थ, गट हेल्थ के लिए, ठीक है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके गट के हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अंडरस्टूड? यस मैम। समझे? नाउ बी कॉम्प्लेक्स आपको किस में मिलता है, ये भी मैंने पढ़ाया था। क्या फूड सोर्सेज होते हैं, फूड सोर्सेज में मिलता है या नहीं मिलता है? ये मिल्क प्रोडक्ट में होता है और नॉन वेज में होता है। ओके, तो अगर हम मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो स्पेसिफिक कौन से प्रोडक्ट में मिलता है? स्पेशली एक अच्छा सोर्स बताया था मैंने आपको बी कॉम्प्लेक्स का।
एक आवाज हेलो हेलो हेलो। यस, बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स प्रोबायोटिक्स किसमें मिलते हैं? प्रोबायोटिक्स याद आया आपको? ये कर्ड्स पे मिलता है, योगर्ट योगर्ट करेक्ट, योगर्ट एंड कर्ड, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वो हमारे गट हेल्थ के लिए, ये हमारे गट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, यस अंडरस्टूड? यस ठीक है, नाउ ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, प्रोबायोटिक्स। अभी मैंने आपको बताया प्रोबायोटिक्स के लिए। प्रोबायोटिक्स मुझे कौन बताएगा? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्या सिग्निफिकेंस होता है हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक्स का? वो हेल्दी बैक्टीरिया का फूड रहते हैं। क्या कहते हैं, कोई रिपीट करेगा? ये B12 बनाने के लिए यूज होता है प्रोबायोटिक, हम्म, और डाइजेशन के लिए यूज होता हो है गया। और मेंटल हेल्थ के लिए भी, हम्म, गट ब्रेन एक्सिस के लिए जरूरी होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बोलते हैं, ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है हमारे गट में? हेल्दी बैक्टीरियाज का फूड बनना। ठीक है, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स हमने पढ़े थे, करेक्ट? प्रोबायोटिक होता है लाइव बैक्टीरिया एंड प्रीबायोटिक्स होते हैं उनका फूड उन होता है। बैक्टीरिया के फूड होता है, करेक्ट? तो जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं आपके प्रोबायोटिक्स। ठीक है, हाँ, सिंबायोटिक्स क्या होते हैं वो भी मैंने पढ़ाया था, वो भी रिवीजन कर लेते हैं। ये दोनों मिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स का मिक्स होता है। कर्ड और तो कोई एग्जांपल दो मुझे, कर्ड और कोई vanilla। एग्जांपल दो मुझे सिंबायोटिक का। कर्ड और बनाना, परफेक्ट, यस। बनाना क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है उसमें? ये प्रीबायोटिक्स होता है बनाना, व्हाट इज बनाना? प्रोबायोटिक्स होता करेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़े। नाउ अभी हमने फंक्शनल फूड समझ लिए। फंक्शनल फूड सबको रिवाइज हुए क्या होते हैं? है। यस रिवाइज हुए ना? यस यस ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पर्सनलाइज्ड मील बनाते हैं बेस्ड ऑन जेनेटिक रिपोर्ट। आपके पास आपने जेनेटिक रिपोर्ट देखी है, करेक्ट? नाउ आपको क्वेश्चन होगा कि आपने इतने क्लासेस कर लिए, अब हम सीखे कैसे? अभी मेन गोल क्या था आपका, कि आपको पर्सनलाइज्ड प्लान्स बनाने सीखने हैं, करेक्ट? तो आज अब हम उस क्लास में वो डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले क्यों पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन जरूरी होता है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? जीन व्हाई इज एक्सप्रेशन इट चेंज, इम्पोर्टेंट? जीन एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए कुछ चाहिए करेक्ट जीन करेक्ट, एक्सप्रेशन। सो नाउ अगर आप लोगों को याद होगा तो जो हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस थी, इनिशियली मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ऐसा जो था, उसमें मैंने आपको एक स्लाइड पढ़ाई थी, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल डाइट एंड पर्सनलाइज्ड डाइट। हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज ट्रेडिशनल डाइट? जो बाकी के डाइट होते हैं, द ट्रेडिशनल डाइट, व्हाट इज इट? क्या होता है ट्रेडिशनल डाइट, बताएगा कोई? ट्रेडिशनल डाइट मतलब कि जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट करके जो न्यूट्रिशनिस्ट देते हैं, या नॉर्मल जो आपको डाइट प्लान मिलता है, दैट इज द ट्रेडिशनल डाइट। उसमें आपको जीन के बेस पे डाइट देते हैं क्या? नहीं, करेक्ट? आपके जेनेटिक्स के बेसिस पे आपको उसमें डाइट नहीं मिलता है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आपका एज कितना है, आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका डाइट प्लान मिलता है। ठीक है,
वो जो पर्सनलाइज न्यूट्रिशन होता है उसमें फर्क क्या होता है कि जो आपका डाइट है दैट इज टेलर टू, मतलब कि उसको पर्सनलाइज किया जाता है आपकी डीएनए के हिसाब से, समझे? यस मैम। ये सब आपको पता है? सो इसका बेनिफिट क्या होता है पर्सनलाइज न्यूट्रिशन, क्यों जरूरी है? आज हमने इतने लेक्चर्स पढ़ लिए पर्सनलाइज न्यूट्रिशन के बारे में, जीन रीडिंग के बारे में, जीन इंटरप्रिटेशन के बारे में। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्यों जरूरत है? बाकी लोग तो ले रहे हैं ना ऐसी ही डाइट, उनको भी तो असर आ रहा है ना, तो क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको क्या समझ में आया कि ये वो इज इट आपके जीन के बेनिफिशियल, इज इट वर्थ इट? जीन में जो म्यूटेशन है वो सेटरेट करने के लिए जरूरी है पर्सनलाइज जीन करेक्ट। एक्सप्रेस। सो बेसिकली जब भी आप किसी को अगर डीएनए के बेसिस पे डाइट देते हो तो वो डाइट उनके डीएनए पे असर करता है, एंड उनके डीएनए पे जाकर उनका जो डीएनए का एक्सप्रेशन है उसको चेंज करके उनकी लॉन्गिटिविटी बढ़ाता है, मतलब कि उनका जो डिजीज है उसको कंट्रोल करता है, उनकी हेल्थ को लंबे समय तक अच्छा रखता है, एंड जो भी डिजीजेस होने वाली है उनको आगे फ्यूचर में उससे उनकी बॉडी को प्रिवेंट करता है। ठीक है? एंड इसके साथ साथ एनर्जी, स्लीप, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, ये सब कुछ भी पर्सनलाइज डाइट से, फूड और जीन के इंटरेक्शन से ही इफेक्ट होता है। ठीक है? नाउ जीन बेस्ड प्लानिंग के कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं, कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले तो जेनेटिक रिपोर्ट हम स्टडी करते हैं। अब जेनेटिक रिपोर्ट में हम क्या देखते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि उस स्पेसिफिक जीन में प्रॉब्लम है? कैसे पता चलता है बताओ? हमने पढ़ा था ये सब, सब पूरा रिवीजन है। ठीक है? जो हमने स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक का पढ़ा है वो हम इस क्लास में एक साथ जोड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि अभी तक की जो भी क्लासेस थी वो क्लासेस आपने क्यों की। ठीक है? सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके जो पुराने मॉड्यूल्स हैं वो भी आप टाइमली पढ़ते रहो। ठीक है? सो दैट यू रिमेम्बर एंड दैट यू अंडरस्टैंड। सो नाउ अब मुझे बताओ कि कैसे आपकी जो आपकी डीएनए रिपोर्ट है उसमें आपको कैसे पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है? हाउ डू जो यू कोडन है आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम? कोडन का सीक्वेंस चेंज होता है मैडम। क्या चेंज होता है? कोडन का सीक्वेंस करेक्ट करेक्ट, स्टार्ट कोडॉन कर चेंज बेस होता है। पेयर जो होता है मैम वो चेंज हो जाता है। स्टार्ट कोडाउन और स्टॉप कोडाउन की जो चेन होते हैं अगर उसमें म्यूटेशन आता है उसको कोडाउन बोलते हैं। उसको कोडॉन बोलते हैं। म्यूटेशन आता है तो आप लोग भूल गए हो सारे वर्ड्स। नहीं नहीं वो क्या चेन बोलते को हैं जब उसमें म्यूटेशन आता है? वो जो चेन है ना क्या मैम वर्ड था वो? हम्म उसको ही कोडाउन बोलते हैं चेन को। चेन को हम कोडॉन बोलते हैं? पक्का? कोडॉन क्या होता है? चलो अब तो मुझे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को कुछ भी याद थ्री नहीं है। थ्री कोडॉन क्या होता है? थ्री एलिस का कोडन होता है। करेक्ट, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सेट को हम कोडॉन बोलते हैं। ठीक है? नाउ उसके बाद आपका जो म्यूटेशन होता है वो किस पे देखते हो आप? क्या बोलते हैं जब उसमें चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है? तो एक टर्म पढ़ा था हमने, अगर किसी को याद हो तो। कुछ याद आ रहा है? एसएनपी करके, एसएनपी सिंगल पढ़ा था हमने। न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। करेक्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड करेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म। करेक्ट। अब याद आया क्या होता है वो? यस मैम। हाँ, तो अब मुझे कोई बता दो क्या होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म? उस बताओ, सिंगल बोलो। में हम्म चेंज आता है। किसमें चेंज आता है? न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, कोडॉन में चेंज आता है, किसमें चेंज आता है? कोडन में न्यूक्लियोटाइड में सिंगल कोडॉन में न्यूक्लियोटाइड चेंज आता है। नहीं सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है कोडन के। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अब रिकॉल हो रहा है सबको? याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। परफेक्ट परफेक्ट। सो जब भी हम डीएनए रिपोर्ट देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है? अगर आपको पता है कि आपका नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, नॉर्मल कोडॉन ऐसा होना चाहिए डीएनए का। ठीक है?
एंड वो नहीं है, उसकी जगह अगर कोई म्यूटेशन है तो वो एसएनपी को हम कैच करते हैं एंड उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आपको जो रिपोर्ट मिलती है उसमें मेंशन होता है कि आपके कौन से न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमॉर्फिज्म है, कौन से न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन है, ठीक है। तो वो जीन किससे रिलेटेड है वो भी आपको उसमें मेंशन होता है, ठीक है। तो आपको दिखता है कि ये जीन में म्यूटेशन है एंड उस जीन में अगर म्यूटेशन है तो उसके हिसाब से आप क्या करते हो फिर, आपको पता चल गया। चलो अगर हम मीरा की केस स्टडी के हिसाब से भी याद करें तो कि मीरा के केस में कौन सी जीन में म्यूटेशन था, जीएसटी जीन में म्यूटेशन था, करेक्ट। एसएनपी एनालिसिस हो गई। अब आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि आपके जीएसटी जीन में प्रॉब्लम है, आपके जीएसटी जीन में म्यूटेशन है। तो अब आपके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको कोई सल्फोराफेन बताओ मुझे। रोक के लिए और नहीं वो तो आपने एक, करेक्ट करेक्ट, वो तो आपने बताया मुझे, पर वो तो सिर्फ एक जीन का हुआ ना, मतलब मैं आपको स्पेसिफिक नहीं पूछ रही हूँ, मैं इन जनरल बता रही हूँ कि कोई भी एक्स वाई जी कोई भी जीन हो, ठीक है। मैंने बोला कि ये एबीसीडी जीन में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम पता चल गई, अब प्रॉब्लम का आप क्या करोगे, आपके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। एपिजेनेटिक्स। आपने फूड का चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। एपिजेनेटिक्स किसने बोला, मैंने बोला, माधुरी मैम। करेक्ट करेक्ट, सो परफेक्ट राइट, बिल्कुल सही बोला आपने, एपिजेनेटिक्स। अब हमने जान लिया कि हमारे जीन में प्रॉब्लम है, एसएनपी एनालिसिस हमने कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, हमारी एपिजेनेटिक्स को कंट्रोल एपिजेनेटिक्स। करना, ठीक है। परफेक्ट। सो अब उसमें क्या हम कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे उसको, एपिजेनेटिक्स में क्या आता है, किसी को याद है व्हाट इज एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स ऑन और ऑफ करने का काम, मतलब जो कोड होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन उसको ऑन और ऑफ करने का काम एपिजेनेटिक मार्कर्स करता है। पर कैसे होता है, क्या इन्फ्लुएंस, अपने व्हाट इज लाइफस्टाइल। एपिजेनेटिक्स। करेक्ट, आपका लाइफस्टाइल, आपके एनवायरनमेंट से आपके जीन्स में जो फर्क पड़ता है उसे हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। सबको एपिजेनेटिक्स। कितना टफ लग रहा होगा ना ये लेक्चर, सब याद करना पड़ रहा है कि अभी तक क्या क्या पढ़ा था, नहीं मैम, अच्छा लग रहा है ना। है। जो भूल गए हो तो मतलब रिवीजन भी जरूरी है। करेक्ट करेक्ट, सो एपिजेनेटिक्स पे हम वर्क करेंगे। अभी हमने पहले क्या देख लिया, एसएनपी देख लिया हमने कि हाँ इसमें प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम देख लिया तो हमें पता है कि हम डीएनए को तो चेंज नहीं कर सकते, तो डीएनए की जगह हम क्या चेंज कर सकते हैं, वो एपिजेनेटिक फैक्टर्स जिससे वो जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो, करेक्ट। यस मैम। ठीक है। सो हम अपने लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को चेंज करेंगे, उसको हम मैप करेंगे, ठीक है। उसका हम स्केड्यूल बनाएंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन मैं अपनी लाइफस्टाइल से निकाल सकती हूँ, ठीक है। यस मैम। अब उस लाइफस्टाइल में दो पोर्शन आते हैं, दो पोर्शन क्या होता है, एक आपका एक्सरसाइज होता है, एक आपका एनवायरनमेंट होता है, आपका डाइट होता है, ठीक है। तो अब आप अपनी डाइट में क्या करोगे, डाइट में चेंजेस करोगे, करेक्ट। सो उस जीन के बेसिस पे जब आपके डाइट को हम चेंज करते हैं, दैट इज नॉट जस्ट वन स्टेप, ठीक है। इसके सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो जीन को समझना, वो एसएनपी का एनालिसिस करना, ठीक है। एंड देन उसके बेसिस पे आपके डाइट में आपको कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रखने हैं, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रखने हैं, वो फिर आप डिसाइड करते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोई ऐसे जीन की जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रेस्ट्रिक्ट करता है या फैट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जैसे अगर आपके पास ओबेसिटी के जीन में म्यूटेशन है, करेक्ट। तो ओबेसिटी के जीन में म्यूटेशन है तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि फैट ज्यादा खाएंगे तो वेट और बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलोरीज फैट में होती है, ठीक है। तो हम वैसे फिर अपनी कैलोरीज को मैनेज करते हैं, फैट को कम कर देंगे एंड प्रोटीन को बढ़ा देंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। तो आपके जीन के हिसाब से आपका जो डाइट है, आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उसको हम मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात। अगर हम आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, तो अगर आपको पता है कि आपकी डीएनए में, ठीक है, आपका जो जेनेटिक रिपोर्ट है उसमें कोई भी स्पेसिफिक विटामिन की अगर आप बात करें, जैसे अगर विटामिन डी की बात की, विटामिन ई की बात की, अगर उसकी डेफिशिएंसी का रिस्क है तो आप क्या करोगे, वो विटामिन डी, विटामिन ई जो उनसे
मतलब जिसमें उसका सोर्सेस रहेगा वो इनटेक करेंगे। करेक्ट, तो वो पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले फूड का आप इंटेक बढ़ाओगे, ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है। ऑल्सो कोई भी एक साथ साथ में क्लास रिकॉर्ड कर सकता है क्या? बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑन माई फोन। तो कोई और भी साथ में रिकॉर्डिंग ऑन कर सकता है प्लीज? रिकॉर्डिंग ऑन आज करने का ऑप्शन दिखा रहा है आपको? ये नहीं माझ्या मोबाईल आता नहीं नाही दिखा रहा है, एक सेकेंड। आज डॉक्टर ढेरे सर एक नहीं है कनेक्ट, वो करते। अच्छा ठीक है, मेरे में रिकॉर्डिंग ऑन दिखा रही है, ठीक है। ओके मैम, ओके। ठीक है, सो हमने क्या किया, पहले एसएनपी एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हमने अपनी एपिजेनेटिक्स में चेंज कर लिया। एपिजेनेटिक्स में हमने क्या चेंज किया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आने के बाद हम कौन से स्टेप पे आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल और फंक्शनल फूड। नाउ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपके जीन में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप फूड में ही चेंज करोगे, ठीक है। देन फूड के चेंज के साथ साथ आप क्या करोगे, आप न्यूट्रास्यूटिकल्स और फंक्शनल फूड ऐड करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जब तक आपकी बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी, तब तक चाहे आप कितने फंक्शनल फूड दे दो, वो आपकी बॉडी में असर नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फिर न्यूट्रास्यूटिकल और फंक्शनल फूड। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है सप्लीमेंट्स जो हम देते हैं, जैसे करक्यूमिन की सप्लीमेंट, ओमेगा 3 की सप्लीमेंट, ठीक है। फिर हर्बल फूड की सप्लीमेंट, ठीक है, वो सारे आते हैं आपके सप्लीमेंट, ठीक है। अनफंक्शनल फूड में आते हैं आपके सारे ऐसे फूड जो कि जिनमें की बेनिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था करक्यूमिन, ओके, ठीक है। नाउ हम Yes. देखेंगे जीन बेस्ड इंसाइट फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये एथलेटिक एबिलिटी मतलब स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले तो हमने जेनेटिक एनालिसिस करना है, तभी तो हम सारे वो कर पाएंगे, करेक्ट, पर्सनलाइज न्यूट्रिशन बना पाएंगे। तो हमको जीन्स देखेंगे जो कि जिनकी हम एसएनपी एनालिसिस अभी करेंगे, ठीक है। तो कौन से जीन है जो इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो आता है ACTN3, दैट इज द स्प्रिंटर जीन, ठीक है। अगर इसमें ये आपको जीन्स ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। अगर आपके पास कभी कोई स्पोर्ट्स पर्सन आता है तो आप उनकी डीएनए रिपोर्ट देखकर भी ये चीज बता सकते हो, आपकी डीएनए रिपोर्ट में ये मेंशन रहता है, ओके। आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके डीएनए रिपोर्ट में आपको ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। बिकॉज ये सारी चीजें थोड़ी टफ है याद रखने के लिए, ठीक है, बट अगर आप पढ़ोगे तो आपको वो याद हो जाएगा इवेंचुअली, ठीक है। तो जो ACTN3 जीन होता है ना, ये आपका रनिंग कैपेसिटी, जो आपकी रनिंग की पावर होती है, मतलब स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है फास्ट रनिंग, ठीक है। तो जो फास्ट रनिंग के लिए पावर होती है, वो पावर ये बढ़ाती है आपकी, वो रनिंग की कैपेसिटी ये बढ़ाती है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट जीन आता है PPARA। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में फैट को मेटाबोलाइज करता है, मतलब फैट को कम करता है। अब अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर कोई एथलेटिक पर्सन है, तो उसको अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा मसल चाहिए होगा, करेक्ट। Yes. Yes, ma'am. जितना ज्यादा कोई भी एक पर्सन में जितना ज्यादा मसल होता है, उतनी उनकी बॉडी लीन होती है, ठीक है, मतलब उतनी ही उनकी बॉडी एक्टिव होती है, ओके। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, फॉर द एथलीट पर्सन, कि उनकी बॉडी में फैट कम हो। जितना फैट कम होगा उतना ही उनका एंड्योरेंस, उतना ही उनका स्टैमिना बढ़ेगा, ठीक है। तो जितनी अच्छी उनकी एंड्योरेंस कैपेसिटी होगी, उतने ही लॉन्ग टाइम तक वो रन कर सकते हैं, अगर कोई मैराथन रनर है तो। या तो अगर वो कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए आपका स्टैमिना, आपका एंड्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो PPARA जीन है वो आपकी बॉडी में फैट को कट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है IL-6। IL-6 क्या करता है आपकी बॉडी, यस, हेलो,
हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ, तो जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज वो अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए, बिकॉज फिर वो पीछे से डिस्टरबेंस आता है बाकियों को भी, ठीक है? यस, सो Yes. नेक्स्ट आता है IL-16। IL-16 क्या करता है? आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है? इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, आपको याद है कि ओबेसिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो अगर आपकी बॉडी में ओबेसिटी है, अगर आपके बॉडी में फैट ज्यादा है, तो आपकी बॉडी में वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है? तो IL-6 क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंड इन्फ्लेमेशन को कम करने के साथ साथ मसल को भी रिपेयर करता है। नाउ, अगर कभी भी कोई भी वर्कआउट करता है, ठीक है, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप वेट्स उठाते हैं, या फिर अगर आप किसी भी टाइप का गेम खेलते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपकी कोई ना कोई मसल पहले डैमेज होती है, ठीक है? उस मसल को रिकवर करने के लिए, उस मसल को वापस से रीजनरेट होने के लिए प्रॉपर फॉर्म में टाइम लगता है, ठीक है? तो ये जो जीन है IL-6, वो मसल को रिपेयर होने का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है? सो अगर मैम ये PPARA वाला जो आपने जीन्स बोला, ये अलग है और PPARG अलग है। यस, दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, CPA इसमें ठीक है? लास्ट में A हो, उसमें G था। हाँ, तो IL-6 क्या करता है? आपकी बॉडी के मसल रिपेयर को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी के IL-6 जीन में वेरिएशन है, तो जो पोस्ट एक्सरसाइज मसल की रिकवरी होती है, ठीक है, वो मसल की रिकवरी स्लो हो जाती है, ओके? देन SOD2 ये क्या करता है? आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब फ्री रेडिकल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप वर्कआउट करते हो तो मसल डैमेज होती है, ठीक है? मसल डैमेज होती है, सेल्स डैमेज होते हैं, तो वेस्ट निकलेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स उसी को कहते हैं, ठीक है? तो वो फ्री रेडिकल्स जितने ज्यादा बॉडी में बढ़ते हैं, उतना ज्यादा बॉडी में टॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट? तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, वो फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का काम ये SOD2 जीन भी करता है, ठीक है? तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 जीन आपको समझ में आए? अब Yes. वापस से पढ़ोगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। बट आपको ओवरऑल समझ में आए कि क्या काम करते हैं ये जीन? Yes. ma'am. ठीक है, परफेक्ट, ओके। नाउ, अब हमने जीन्स तो पढ़ लिया, अब उन जीन के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? कि कैसे हम न्यूट्रिएंट को टारगेट करते हैं, फंक्शनल फूड को टारगेट करते हैं या सप्लीमेंट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है? अब आपने सुना होगा बहुत से लोग क्रिएटिन लेते हैं एक्सरसाइज करते समय। सुना है किसी ने क्रिएटिन के बारे में? क्रिएटिन सप्लीमेंट किसी ने नहीं सुना? ओके, सो क्रिएटिन क्या होता है ना, आपकी बॉडी में जो एक्टिव एटीपी होता है, एटीपी आपको एनर्जी देता है, ठीक है? आपकी बॉडी में कोई भी अगर फंक्शन होता है तो दैट हैपेंस थ्रू एटीपी, ठीक है? तो क्रिएटिन क्या करता है? आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है? तो वो वर्क करता है ACTN3 जीन पे, ठीक है? ACTN3 जीन पे वर्क करके वो आपके पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है? आपकी इंड्योरेंस को बढ़ाता है, आपकी जो भी रनिंग कैपेसिटी है, स्प्रिंटिंग कैपेसिटी है, अगर या अगर कोई गेम खेलते हैं तो आपको फास्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी गेम खेलते हैं तो चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो मैराथन रनिंग हो, कोई भी गेम हो, उसमें आपको फास्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फास्ट नहीं है तो आपका जो ओपोनेंट है वो आपको हरा देगा, करेक्ट? Yes. तो क्रिएटिन क्या करता है? पावर और स्ट्रेंथ और स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है? तो आपको किस में मिलते हैं? क्रिएटिन के सप्लीमेंट्स तो आते ही आते हैं, पर साथ में अगर आप फूड प्रोडक्ट्स देखोगे तो उसमें आता है पनीर और मीट, ठीक है? मीट में जैसे चिकन है, ये सारी चीजों में, फिश है, उसमें भी आपको मिल जाता है, ठीक है? देन नेक्स्ट इज एल कार्निटीन। एल कार्निटीन जो है वो किस पे वर्क करता है? PPARA जीन पे। तो एल कार्निटिन मिलके क्या करता है? फैट को बर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है? देन एल कार्निटिन आपको किस में मिलेगा? डेयरी प्रोडक्ट्स में, लेग्यूम्स में, प्लस सप्लीमेंट्स में। कोई भी अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो तो उसमें यूजुअली एल कार्निटीन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट में अगर एल कार्निटीन प्रेजेंट होता है तो कैसे हेल्प करता है?
वो फैट को बर्न करने में तो हेल्प करता ही करता है, साथ में आप जो प्रोटीन सप्लीमेंट में प्रोटीन ले रहे हो वो साथ ही साथ मसल को बनने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसमें चेक करो कि उसके कॉम्पोनेंट्स क्या है, ठीक है, कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। Yes, ma'am. नाउ रोडियोला रोजिया, इट इज अ टाइप ऑफ हर्बल टी, ठीक है। काफी सारे टाइप के हर्बल टी आते हैं आजकल, हिबिस्कस टी, ब्लू टी, ग्रीन टी, बहुत सारी टाइप की टी आती है। तो रोडियोला एंड रोडियोला रोजिया, दैट इज द टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, जिसका हर्बल टी बनता है। वो IL-6 जीन पे वर्क करके आपकी बॉडी की जो रिकवरी है उसको फास्ट करता है, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा है आफ्टर हैवी वर्कआउट तो आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। देन हम आते हैं करक्यूमिन और ओमेगा 3 पे। करक्यूमिन और ओमेगा 3 क्या करते हैं, SOD2 जीन पे वर्क करते हैं। SOD2 जीन का काम क्या था, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करना। तो इसके सोर्सेज क्या क्या है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, कोई मुझे बता दो करक्यूमिन ओमेगा 3 के सोर्सेज। ये टर्मेरिक, फ्लैक्ससीड एंड अरे वॉलनट। और बताओ, ये तो 3 लिखे हुए ही हैं सामने, आपको तो बहुत सारे सोर्सेज बताया मैंने। ओमेगा 3 का बता दो एक और ओमेगा-3 सोर्स। साल्मोनेला फिश। करेक्ट, परफेक्ट। ये समझ में आया आपको एथलीट वाला। तो अगर यस आप मैम। कोई भी एथलीट को अगर प्रोटीन सप्लीमेंट दे रहे हो या क्रिएटिन सप्लीमेंट दे रहे हो तो अब आपको पता है कि आप क्यों दे रहे हो, समझा ना, यस मैम। ठीक है। नाउ पर्सनलाइज प्लान में आप क्या दोगे, प्री वर्कआउट आप पहले दोगे कार्ब्स उनको, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। तो अगर कोई भी एथलीट पर्सन है तो आप उसकी कैसे डाइट प्लान करोगे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट, जो भी अभी हमने पढ़ा है उसको अभी हमने कंबाइन करके एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज वाई दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा आपको लंबा लग सकता है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल आ गया ना पार्ट, ठीक है। तो यस। अभी हम कोई भी एथलीट परफॉर्मर है, ठीक है, कोई भी मैराथन रनर है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आप उसको कैसे डाइट दोगे। सबसे पहले तो आप उसकी डाइट में कार्ब्स को बढ़ाओगे वर्कआउट के पहले। वर्कआउट के पहले आपको कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए। किसी को नहीं पता वर्कआउट के पहले, करेक्ट। तो कार्बोहाइड्रेट अगर चाहिए एनर्जी के लिए तो आप उसको उसके साथ साथ क्या दे सकते हो, क्रिएटिन, ठीक है। क्रिएटिन भी क्या करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी को, पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, करेक्ट, यस। करेक्ट। अभी आपको मैंने यस। ऊपर बताया, ठीक है। तो समझा ना आपको कि प्री वर्कआउट हम कैसे प्लान करते हैं। ना प्री वर्कआउट तो हमने उसको खिला दिया, उसको वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी आ गई, ठीक है। और वर्कआउट के बाद क्या करेंगे हम, वर्कआउट के बाद हमारा स्टेप क्या होता है, वर्कआउट करते हैं या फिर कोई भी गेम खेला, कोई भी एक्सरसाइज खेली तो क्या होता है, मसल डैमेज होता है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया, तो नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, मसल डैमेज को रिपेयर करना, मसल को रिपेयर करना, ठीक है। मसल को रिपेयर करने के साथ साथ जो मसल डैमेज हुआ उसमें हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा, फ्री रेडिकल्स बढ़े, तो वो फ्री रेडिकल्स को बॉडी से हटाना, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बॉडी से हटाना और मसल की रिपेयर करना। तो पोस्ट वर्कआउट वो कैसे होगी, एंटीऑक्सीडेंट्स देके। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, करक्यूमिन है, ओमेगा 3, वो आ जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी में, ठीक है। आपने वो दिया एंड साथ ही साथ में प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन और एल कार्निटीन ये आपने अगर दिया तो पोस्ट वर्कआउट उसकी मसल रिकवरी अच्छी होगी, ठीक है। देन पोस्ट वर्कआउट तो आपने दे दिया, पर 5 मिनट में ही तो आपके मसल्स बनते नहीं है, करेक्ट। आपको टाइम लगता है, 3 से 4 दिन तो मिनिमम लगता है मसल की रिकवरी में। तो 3 से 4 दिन अगर लगा तो वो रिकवरी फेज में आप क्या दोगे, ओमेगा 3 तो आप कंटिन्यू दोगे ही, ओमेगा 3 के साथ साथ आप अडेप्टोजेंस दोगे। अडेप्टोजेंस मतलब हर्बल टी जो आपको बताया, ठीक है, एंड साथ ही साथ में पॉलीफिनॉल्स जैसे कि टर्मरिक, ओके। समझा, अभी क्लियर है बिल्कुल, ज्यादा यस मैम। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा किसी को, नहीं नहीं। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा, ठीक है, नहीं। ओके। समझा ना आपको ये चीज यस कि हम मैम। कैसे डाइट प्लान करते हैं, प्री यस मैम। वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और रिकवरी फेज, अंडरस्टूड, यस। ठीक है, ओके। नाउ क्या अभी हमने पढ़ा, पहले तो चलो मैंने आपको बता दिया कि
एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, क्रिएटिन, कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या काम होता है। बट अडेप्टोजेंस कैसे वर्क करते हैं आपके जीन के मॉड्यूलेशन में। क्यों वर्कआउट अगर कर रहा है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको अडेप्टोजेंस क्यों लेने चाहिए। ठीक है। अश्वगंधा सुना है आप लोगों ने, सबने अश्वगंधा के बारे में। यस सर। Yes. तो अश्वगंधा क्या करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। स्ट्रेस हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को बॉडी में कम करके वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ठीक है। सो अश्वगंधा हेल्प्स यू इन दैट वे। तो अगर बॉडी में अगर स्ट्रेस कम होगा, कॉर्टिसोल कम होगा, तो फैट मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज शतावरी। शतावरी सुना है आप लोगों ने। Yes, ma'am. यस मैम। शतावरी इज इम्पोर्टेंट फॉर योर हार्मोनल बैलेंस। अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल एथलीट है, ठीक है, तो फीमेल्स के बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजन। ओके, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, उनको शतावरी दे सकते हो ताकि उनके हार्मोन्स बैलेंस रहे एंड उन हार्मोन की वजह से उनका जो एथलीट परफॉर्मेंस है, क्योंकि साइकिल के हिसाब से जब आपके हार्मोन्स बॉडी में चेंज होते हैं, ठीक है, तो बॉडी की इंड्योरेंस, बॉडी की एनर्जी, बॉडी का स्टैमिना भी चेंज होता है। ठीक है, तो वो स्टैमिना, वो एनर्जी आपकी बॉडी में कम नहीं हो, इसके लिए शतावरी आप उनको दे सकते हो। ठीक है, समझा आपको। यस मैम। समझा ना। Yes. यस मैम। ठीक है, ओके। सो अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है बकोपा एंड जिंगसेंग। ठीक है, ये भी टाइप के हर्ब्स होते हैं। नाउ ये क्या करते हैं, बॉडी में आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट किया अगर, तो ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है, राइट। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, 1 सेकेंड। न्यूरॉन्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Communication. ये to ब्रेन से muscle. रिलेटेड होता है मैम। हाँ करेक्ट, ब्रेन से रिलेटेड होता है, ब्रेन को सिग्नल देने के काम करता है, ब्रेन के मैसेंजर का फोकस काम के लिए करता है। इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, मैसेंजर का काम करता ही है, साथ साथ आपके ब्रेन के लिए आपका जो मेमोरी है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, एंड यस मैम। फोकस को इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। तो वहां पे आपका जो ये बकोपा एंड जिनसेंग है, इट वर्क्स दैट वे। ठीक है, सो अब आपको पता चल गया कि आपके लिए कौन सा, ये जो अडेप्टोजेंस है ये कैसे इफेक्ट करते हैं। तो नाउ यू Yes, नो ma'am. कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपको कौन से अडेप्टोजेंस, कौन से हर्ब्स देने हैं। सबको जरूरी नहीं है कि अश्वगंधा खाना है। ठीक है, समझा ना आपको। तो जो वीक जीन पाथवेज होते हैं, अगर हमें पता है कि डिटॉक्स जीन पाथवे में प्रॉब्लम है, तो हम उसको डिटॉक्स वाले अडेप्टोजेंस देंगे। ठीक है, समझा Yes. आपको। Yes. यस, स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी। Yes, madam. हाँ, सो केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 में क्या है, अभी ना मैंने, देखो आपको सारे जीन्स तो हमने पहले पढ़ लिए हैं, अभी मोस्टली हमने सारे जीन्स पढ़ लिए हैं, करेक्ट। सो अब हम जीन स्पेसिफिक मैंने कुछ केस स्टडीज रखे हैं यहाँ पे, ताकि हमारा रिविजन होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी डिजीज के लिए कौन सी उसके लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड हाउ डू दे वर्क अपॉन योर बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहला केस स्टडी क्या है, कोई रीड आउट करेगा मेरे लिए। ये Mr. Ramesh, metabolic syndrome with FTO and PPARG variant. Client सो एफटीओ और पीपीआरजी का फंक्शन किसी को याद है। नहीं, पहले मैं पूछती हूँ सब। ठीक है, एफटीओ और पीपीआरजी का आपको याद है कि फंक्शन क्या था, वो जीन किस चीज के लिए आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है, याद है आपको किसी को भी। एफटीओ इंसुलिन के रिलेटेड फंक्शन है मैम। एफटीओ इंसुलिन के रिलेटेड है। इंसुलिन फंक्शन मतलब इंडेक्स ग्लाइसेमिक। पक्का, एफटीओ Yes, तो ma'am. सबसे इजी है मैम।
क्या मैम? FTO तो सबसे इजी है याद रखना। ओबेसिटी FTO ना तो मैम? सबसे इजी है याद रखना। एफटीओ हाँ, तो ओबेसिटी ना? इंसुलिन रिलेटेड नहीं। करेक्ट करेक्ट, FTO इज ओबेसिटी, ठीक है। नाउ अब आगे का पढ़ो, क्लिनिकल प्रोफाइल कोई रीड आउट करो, एज इज आगे का रीड आउट करो 48, कोई। पीपीआरजी वेरिएंट। हम्म हम्म एज इज 48 एंड BMI is 31, obese. Medical history, हम्म type diabetics, hypertension, and central obesity. Lifestyle, हम्म sedentary, high refined carb diet. करेक्ट। सो आप इसमें क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? चलो पहले अभी ना हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं आगे, कि सिम्टम्स क्या है इसके, ठीक है। सो आपने देख लिया कि उसको पहले से क्या क्या है। पहले से उसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है और सेंट्रल ओबेसिटी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल ओबेसिटी? ये वेस्ट में ज्यादा फैट है। यस करेक्ट। सो अब वेस्ट में ज्यादा फैट है तो कैसे इम्पैक्ट करेगा वेस्ट का फैट बॉडी को? मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा? हाँ, मतलब नहीं डाइजेशन वगैरह उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा। नहीं, मैंने आपको बताया कि अगर सेंट्रल ओबेसिटी है, अगर एब्डोमेन के अराउंड वेट ज्यादा है, तो आपकी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करेगा? याद करो। याद करो। मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी तब तक। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नहीं, अभी इट याद इज तो मोर नहीं लाइक अ है। रिविजन क्लास ओनली फॉर। याद कैसे नहीं आ रहा है? याद करो, याद आएगा, वेरी इजी। माधुरी मैम आप बताओ। क्या मैम? मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, घर में पूजा है ना, ये सब आवाज कर रहे हैं इसलिए मैंने म्यूट करके रखा। अच्छा, हेलो सेंट्रल मैम बोल। ओबेसिटी मतलब अगर आपके पेट के अराउंड, अगर आपके एब्डोमेन के अराउंड फैट ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, ठीक हाँ। है, तो वो यस कैसे मैम। अफेक्ट करेगा आपकी बॉडी को? सबसे पहले तो डाइजेशन खराब होगा मैम। नहीं बाबा, देखो, जब भी आपके एब्डोमेन के अराउंड फैट ज्यादा होता है ना, तो वो क्या करता है, आपके एब्डोमेन के अराउंड, आपके एब्डोमेन में ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो वो उन यस मैम। ऑर्गन्स के अराउंड भी फैट बढ़ जाता है। ओके, नाउ अब एब्डोमेन में आपके सारे ऑर्गन्स होते हैं, लिवर के अराउंड भी आपका फैट बढ़ गया, तो आपकी हाँ। बॉडी में मेटाबॉलिक डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है, यस ठीक है। मैम। यस यस। समझे? फैट स्टोरेज रेगुलेट याद आया कर अभी? देता है। यस मैम। करेक्ट ग्लूकोज करेक्ट और करेक्ट। मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेगुलेट कर देता है ये। करेक्ट। सो आपका एब्डोमेन में जितना कम फैट होगा, उतना ही आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है। ना उसको ऑलरेडी डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज तो है। हाइपरटेंशन का मतलब पता है किसी को? यस मैम। बताओ। मतलब ये हाइपरटेंशन ब्लड कुछ फ्लो भी बढ़ाता है ना मैम ये? ब्लड फ्लो बढ़ाता है? हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? मतलब स्ट्रेस बढ़ जाता है उसका। बोलो। स्ट्रेस बढ़ने के कारण स्ट्रेस की लेवल। कॉर्टिसोल से स्ट्रेस? create- नहीं, गलत। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है? बाहर का इट इज environment वेरी कॉमन डिजीज। ब्लड प्रेशर हाई होने को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने का प्रॉब्लम पता है ना आप सबको? मैडम वो बीपी वाला ही बोलने का था, मुझे एक्सप्लेन नहीं करते आया। मतलब ब्लड फ्लो मतलब वो कोई नहीं। हाँ। ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसा बोलने का था। करेक्ट करेक्ट। आपके ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है।
सो ये हमने देख लिया कि उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है और उसके पेट के अराउंड फैट ज्यादा है, ठीक है। और उसका लाइफस्टाइल कैसा है? सिडेंट्री। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, आपको ये बहुत वर्ड देखने को मिलेगा। तो आप मुझे कोई एक जन बताओ, आपको समझ में आता है सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? वो फ्रेंड्स वगैरह कम रहेगा, अकेला रहता होगा। नहीं ऑफिस नहीं, वैसा नहीं है। नहीं मैम, मुझे भी नहीं पता ये सेडेंटरी क्या होता है। बैठ के काम ठीक करने है, का। तो सेडेंट्री का मतलब होता है, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बैठ के ज्यादा काम करता है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी बिल्कुल जीरो के बराबर है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी लाइफस्टाइल में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, ठीक है। समझे आप लोग? यस मैम। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम कहीं भी ये वर्ड देखेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता है अब सिडेंट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। यस मैम। इजी है? यस मैम। ठीक है, चलो परफेक्ट। अब मैं आगे बढ़ूँ इसके सिम्टम्स पे। यस सबसे मैम। पहले तो जेनेटिक, सबसे पहले तो हम जेनेटिक वेरिएंट्स देखेंगे कि जेनेटिक वेरिएंट्स क्या हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बताया, आपको तो पता ही है एफटीओ का मतलब। एफटीओ किस चीज के ओबेसिटी। लिए होता है? इट इज फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर मोटापा बढ़ता है तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बताओ? डायबिटिक्स। हाँ, मतलब बॉडी जो है वो इंसुलिन को पहचान नहीं पाती, और बॉडी जब इंसुलिन को पहचान नहीं पाती तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सेल तक नहीं हो पाता, और जब सेल्स में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ग्लूकोज कहाँ रह जाएगा? ब्लड में है। करेक्ट। तो फिर आपका क्या देखने को मिल जाता है आपको? डायबिटिक हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। करेक्ट। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखने लगता है, ठीक है। समझा आप सबको? टफ तो नहीं लग रहा कुछ भी? ज्यादा याद तो नहीं करना पड़ रहा? नहीं मैम। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। सो एफटीओ जीन हमने पढ़ लिया, एफटीओ जीन का मतलब हम समझ गए। देन पीपीआरजी जीन क्या करता था? जो हम अभी आप बोल रहे थे ना माधुरी मैम, पीपीएआरए और फैट स्टोरेज पीपीआरजी जीन रेगुलेट करता है मैम, ये फैट स्टोरेज रेगुलेट क्या करता करता है। है? फैट स्टोरेज फैट रेगुलेट करता स्टोरेज, है, एंड उसके साथ साथ क्या करता है? उसके ग्लूकोज साथ साथ क्या? मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंसुलिन और इंसुलिन सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी रेगुलेट करता है। करेक्ट। इंसुलिन इंसुलिन सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है, कोई बताओ मुझे। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने बताया ना, तो थोड़ा रिलेट करके याद करो, ठीक है। एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करना सीखो, ठीक है। अगर एक चीज आप दूसरी चीज से लिंक करोगे तो आपको याद करना इजी होगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस के उल्टा मतलब होता है, समझो, सेंसिटिविटी। तो जैसे ग्लूकोज इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आपकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है इंसुलिन को, आपके सेल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इंसुलिन को, ठीक है। तो बॉडी को हम, जब भी इंसुलिन बराबर समझ में आता है तो उसको इंसुलिन सेंसिटिविटी बोलते हैं, मतलब आपके सेल्स को थोड़ा सा सेंसिटिव कर देते हैं कि वो इंसुलिन को समझ पाए, ठीक है, इंसुलिन को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। सो इंसुलिन सेंसिटिविटी इज व्हेन हम आपके सेल्स को बोलते हैं कि इंसुलिन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। समझा आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। सो जितनी अच्छी इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी उतने ही अच्छे तरीके से आपके सेल्स इंसुलिन को पहचान पाएंगे, और जितनी अच्छे तरीके से इंसुलिन को पहचान पाएंगे उतना क्या होगा? ये शुगर मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। करेक्ट, परफेक्ट। आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। समझा ना आपको? यस यस मैम। ठीक है। देन एक और जीन में इसके वेरिएशन है। नाउ वन मोर जीन जिसमें वेरिएशन है, दैट इज TCF7L2। ठीक है। सो नेक्स्ट जीन इज TCF7L2TT। ये क्या जीन होता है? ये इंसुलिन सिक्रेशन एंड ये जीन ग्लूकोज। आपके इंसुलिन सिक्रीशन, अगर इस जीन में वेरिएशन होता है ना तो वो आपके बॉडी में
इंसुलिन सिक्रीशन को, ठीक है। नाउ इंसुलिन रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली, इंसुलिन सेंसिटिविटी की हमने बात कर ली, तो अब हम आ गए किस पे, इंसुलिन सिक्रीशन पे, ठीक है। तो अगर इंसुलिन सिक्रीट ही प्रॉपर नहीं होगा, अगर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है प्रॉपरली, तो आपकी बॉडी इंसुलिन को आइडेंटिफाई कैसे करेगी, करेक्ट? करेक्ट। यस मैम। करेक्ट। यस। सो इंसुलिन सिक्रीशन को ये जो जीन है वो रेगुलेट करता है, एंड इस जीन के इंसुलिन रेगुलेट करने के साथ साथ ग्लूकोज का टॉलरेंस, ठीक है, कि आपकी बॉडी कितना ग्लूकोज टॉलरेट कर पा रही है, उसको भी ये जीन रेगुलेट करता है, ठीक है। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। समझा ना आपको, समझ में आ रहा है ना आपको? यस मैम। ठीक है। सो नाउ अभी हम सिम्टम्स डिस्कस करेंगे कि उसको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे, क्या सिम्टम्स आ रहे थे, कोई पढ़ेगा मेरे लिए प्लीज? फटीग फटीग आफ्टर Read out मील्स। करो। मतलब इसका इंसुलिन, रैपिड वेट गेन क्या? इवन ऑन मॉडरेट डाइट। चलो, बट फर्स्ट कैन यू एक्सप्लेन मी वन बाय वन द सिम्टम्स? पहले फटीग आफ्टर मील्स का क्या मतलब होता है? थकान आती है खाना खाने के बाद। हाँ, इसके बाद करेक्ट, खाना खाने के बाद उसको थकान आती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हाई फास्टिंग इंसुलिन, मतलब कि ये बिफोर फास्टिंग स्टेट में, बिफोर मील, ज्यादा खाने की नहीं नहीं नहीं, बिफोर मील्स मतलब खाना खाने के पहले उसका पहले। इंसुलिन ज्यादा है बॉडी ज्यादा में, है। ठीक है। इंसुलिन ज्यादा है ब्लड में, अगर हमें इंसुलिन ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? खाने से पहले उसका Guess शुगर करो। ज्यादा थी। नहीं, इसका मतलब ये है, शुगर तो ज्यादा है तो हम ब्लड शुगर देखते हैं ना, इंसुलिन ज्यादा है इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन को, आपके जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके जो सेल्स इंसुलिन को आइडेंटिफाई कर पाते तो आपको इंसुलिन ब्लड में मिलता क्या? नहीं मिलता, करेक्ट? हेलो? यस मैम। यस यस। तो आपको इंसुलिन ब्लड में मिलता क्या? नहीं मिलता, करेक्ट। तो अगर आपको इंसुलिन ब्लड में मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। समझे अभी बात? यस ठीक है। तो अगर नाउ अगर किसी की आपकी रिपोर्ट, किसी की रिपोर्ट देखी आपने, किसी की ब्लड रिपोर्ट देखी, ठीक है, जिसमें आपको इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन ज्यादा दिख रहा है, तो आप क्या समझोगे उस रिपोर्ट से? पर उसकी ब्लड शुगर लेवल बराबर है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल बराबर है, प्लस पर फास्टिंग इंसुलिन उसकी ज्यादा है, तो आप क्या समझोगे? मैम ये पॉइंट ही नहीं समझ में नहीं आया मुझे, ये हाई फास्टिंग इंसुलिन मतलब होता क्या है? चलो ठीक है, ये सारा कॉम्प्लिकेटेड हम छोड़ते हैं, हम बस इंसुलिन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि फास्टिंग मतलब कि खाली पेट, खाली पेट जो है, खाली एक हाँ, मिनट रुचिए, बाहर जा पटकन दरवाजा। यस मैम, सॉरी। यस। सो फास्टिंग स्टेट पे मतलब कि खाना खाने से पहले आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है, खाना खाने के पहले ही बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपके सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब जो आपके सेल्स हैं वो इंसुलिन को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर आपके सेल्स इंसुलिन को नहीं पहचान पाते हैं तभी आपके ब्लड में इंसुलिन ज्यादा दिखाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो किस चीज का रिस्क है? डायबिटीज का, ठीक है, समझे? यस मैम। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि सेल्स इंसुलिन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए इंसुलिन ज्यादा ब्लड में आ गया। जैसे ग्लूकोज का होता है कि अगर सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा पाता है तो ग्लूकोज कहाँ रहता है? ब्लड में। वैसे ही इंसुलिन का होता है कि अगर इंसुलिन सेल्स में नहीं जा पाता है तो इंसुलिन कहाँ रह जाएगा? ब्लड में, करेक्ट। तो मैम ये फास्टिंग से पहले तो- इनका इंसुलिन ऐड है, तो ऐसी चीज क्यों करते हैं लोग कि जब डायबिटीज वाले कोई पेशेंट इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लेते हैं? फिर ऑलरेडी डायबिटीज है, ऑलरेडी उनके पास इंसुलिन है।
हम्म ऑलरेडी उनका देखो, उनको डायबिटीज है जो और लोग बॉडी में इंसुलिन लेते हैं नहीं ना, है। हाँ, जो मतलब लोग मेरा इंसुलिन लेते हैं ना, मतलब मेरी क्यूरी क्या है मैम, ऑलरेडी उनको डायबिटीज है हाँ मैं तो समझ गई। इंसुलिन। हाँ। हाँ, क्यों लेते हैं, ठीक है, नाउ हाँ। आई विल टेल यू। सबका ना डायबिटीज अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो जिसको हम इंसुलिन देते हैं ना, हर एक डायबिटीज पेशेंट को तो हम इंसुलिन नहीं देते, करेक्ट। यस किसी किसी मैम। पेशेंट को ही देखा होगा जो हाँ इंसुलिन मैम। लेता है, ठीक है। तो हम उस पेशेंट को इंसुलिन इसीलिए देते हैं क्योंकि उसकी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाती, उसकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, ठीक है। इंसुलिन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कि मतलब कुछ लोगों की बॉडी में इंसुलिन बनता है प्रॉपर अमाउंट में, पर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो बॉडी अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो ब्लड में इंसुलिन हाई होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की, मतलब आपके जो सेल्स हैं उनको इंसुलिन पहचानने के लिए दवाइयां देते हैं, ठीक है। नाउ कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में बनता नहीं है। तो जब उनकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में बन ही नहीं रहा है, तो आप उनको कितनी भी दवाइयां दो, बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी, करेक्ट। तो फिर हम उनको ऊपर से क्या देते हैं, इंसुलिन, ठीक है, समझे? यस, यस, हम्म ओके, यस, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रैपिड वेट गेन इवन ऑन मॉडरेट डाइट। मतलब अब उसका वेट गेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, भले वो कम खा रहा है फिर भी उसका वेट गेन हो रहा है, ओके, ठीक है। यस मैम। सब ये सारे सिम्टम्स हमने देख लिए, ये तो सारे डायबिटीज के ही सिम्टम्स हैं। वेट गेन होना, इंसुलिन बढ़ जाना, ठीक है, इंसुलिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होना, थकान महसूस होना। उसको थकान क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि उसके सेल्स में ग्लूकोज जा ही नहीं रहा है। तो सेल्स में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है, इसीलिए उसको सारा टाइम थकान महसूस हो रही है, ठीक है। यस। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? पढ़ो एक बार न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी कोई। हेलो। ये मिलेट्स, हम्म लो बार्ली, हम्म चलो, सबसे पहले हम उसको क्या देंगे, लो ग्लाइसेमिक लो इंडेक्स वाले ग्लाइसेमिक फूड। इंडेक्स लो डाइट। ग्लाइसेमिक तो लो इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे फूड जो आपका ब्लड शुगर लेवल एक बार में नहीं बढ़ाते, मतलब तुरंत नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। वो टाइम लेते हैं आपका धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम उसको यस मैम। सबसे पहले देंगे लो ग्लाइसेमिक डाइट, ठीक है। अब लो ग्लाइसेमिक डाइट देने के बाद हम क्या करेंगे? हाई फाइबर फ्लो, लो फ्लैट और मॉडरेट प्रोटीन मील्स। तो पहले तो आप मुझे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड का एग्जाम्पल बताओ। बार्ली है, रोल्ड ओट्स है, ओट्स में भी कम होता है। मैम ये मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स। मिलेट्स मतलब आपके ज्वार, नाचनी, ये सब जो होते हैं ना, जो अनाज से अच्छा हटके अच्छा। होते हैं। आपका जो अच्छा गेहूं होता है वो प्रॉपर अनाज होता है, ठीक है। उसके अच्छा। अलावा जो ये सब होता है ना, ज्वारी, नाचनी, बाजरा, ये सब हाँ होते हैं हाँ। आपके मिलेट्स, ठीक है। अच्छा अच्छा। उसको हम बोलते हैं मिलेट्स। तो वो आपकी बॉडी का ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ओके, अंडरस्टूड। यस यस, मैम। कोई डाउट है किसी को? नहीं। नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? टफ तो नहीं लग रहा ना? नहीं। यस, समझ में आ रहा है। ठीक, परफेक्ट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हाई फाइबर लो फैट मॉडरेट प्रोटीन मील। मतलब हाई फाइबर, मतलब हम उसको क्या देंगे ज्यादा? सैलेड ज्यादा देंगे, फ्रूट्स ज्यादा देंगे, मिलेट्स ज्यादा देंगे, ठीक है। हाई प्रोटीन हो गया आपका, सॉरी मॉडरेट प्रोटीन, मतलब प्रोटीन मॉडरेट अमाउंट में। प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कोई बताओ मुझे। अगर किसी को आपको हाई प्रोटीन डाइट देनी है तो आप क्या खिलाओगे उसको? प्रोटीन किस नॉन में मिलता वेज। है आपको खाने में? नॉन वेज आएगा और वेज हम्म में पनीर, पनीर, दर हम्म और मिल्क, लैक्टोज वाले जो भी क्या बोलते हो, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी लैक्टोज जैसे प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट में आएगा, कर्ड में आएगा। हम्म, करेक्ट। उसके अलावा हम उनको दे सकते हैं लेग्यूम्स, जैसे कि चने हैं, मूंग है, दाल है, ठीक है। ये सब में भी आपको क्या मिलता है?
प्रोटीन, ठीक है, तो आप उनको वो भी रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है, ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े। अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है, समझा ना? यस यस मैम। एंड उनको आप ज्यादा फैट वाले फूड्स नहीं दोगे, क्यों? ज्यादा फैट वाले अगर फूड्स दिए तो उनका वेट गेन हो जाएगा ना मैम। करेक्ट, इसीलिए उनको हम हाई फैट फूड्स नहीं देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शनल फूड्स पे। हमारे फंक्शनल फूड्स में हम क्या देंगे उनको? cinnamon and फंक्शनल bitter फूड्स में हम एंटी इंफ्लेमेटरी फूड देंगे, जैसे कि करक्यूमिन, ठीक है, करक्यूमिन मतलब हल्दी। हल्दी क्या करता है, बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और उसके साथ साथ फैट बर्न करने में हेल्प करता है। तो क्योंकि उसको ओबेसिटी ऑलरेडी है, करेक्ट, तो वो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम उसको क्या देंगे? टर्मरिक, ठीक है। अंडरस्टूड? yes टर्मरिक देंगे, उसके साथ साथ और क्या देंगे? ये करेला वगैरह जो होता है बिटर करेला देंगे, हाँ करेला देंगे उसको, और सिनेमन देंगे। सिनेमन मतलब दालचीनी। दालचीनी जो है ना, वो भी आपकी बॉडी में क्या करती है? किसी को पता है दालचीनी का काम क्या होता है? मैम वो फैट भी बर्न करता है ना इंसुलिन दालचीनी, सेंसिटिविटी, और क्लॉटिंग भी हाँ निकालता है फैट शायद, भी, फैट ब्लड का बर्न क्लॉटिंग। करने में हेल्प करता है। हाँ वो हम यस। बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज फिर यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो एक एक ओके। पॉइंट पे हम अभी डायबिटीज डिस्कस कर रहे हैं, तो हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस मैम। तो सिनेमन फैट बर्न करने में हेल्प करता है, उसके साथ साथ बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, तो आपका बॉडी प्रॉपरली इंसुलिन को यूटिलाइज कर पाए, ताकि, ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? yes यस मैम। सो नेक्स्ट कोई पढ़ो, रीड करो, नेक्स्ट क्या है? supplement plan तब उसको सप्लीमेंट में हम दे सकते हैं, जैसे अल्फा लिपोइक एसिड होता है, क्रोमियम पिकोलिनेट होता है, बर्बरिन। बर्बरिन भी आप उसको दे सकते हो ताकि उसका फैट बर्न हो, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े, ठीक है। बट सबसे पहले हम उसको और क्या दे सकते हैं? ओमेगा 3 और करक्यूमिन, ठीक है, ओके। यस मैम। देन मूविंग अहेड, आप उसको मील टाइमिंग क्या दोगे? क्या दोगे मील की टाइमिंग में? हम क्या करेंगे, मील के टाइम कैसे रखेंगे? रात को जल्दी खाना खाने बोलेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि रात को धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ठीक है। सो टू इंश्योर कि उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहे, हम उसको अर्ली डिनर करने के लिए बोलेंगे। एंड अर्ली डिनर के साथ साथ हम मेक श्योर करेंगे कि वो रात को ज्यादा उठ के रात को मील्स में कुछ ना खाए, ठीक है। तो रात को अगर स्नैकिंग की आदत है या देर रात तक जगने की आदत है, तो वो हमें उस पेशेंट को काउंसिल करना है कि वो उसे चेंज करनी है वो हैबिट, ओके, अंडरस्टूड? yes यस मैम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज उसको बताएंगे कम से कम, हाँ कम से कम 45 मिनट्स एवरी डे वॉकिंग के लिए बोलेंगे, क्योंकि जितना वॉकिंग करो उतना ही आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। वॉकिंग से फैट बर्न होता है, और फैट बर्न होने के साथ साथ आपकी, अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो उससे आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। सो हम उसको एक्सरसाइज रिकमेंड करें, ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। ये केस क्लियर है? अब आपको पता चल गया कि कोई आपके पास मेटाबॉलिक डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट आ रहा है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, क्या टाइप की डाइट उसको दोगे, एक आइडिया मिला आपको? यस मैम। yes हम्म ठीक है। सो अब ये सब अगर आप उसको दोगे तो 6 महीने बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। 6 वीक्स के बाद क्या हुआ, उसका जो फास्टिंग शुगर था, फास्टिंग ग्लूकोज था, वो देखो 132 से 108 पे ड्रॉप हो गया, ठीक है। कितना अच्छा इंप्रूवमेंट है ना? यस मैम। यस। देन नेक्स्ट
उसने वेट लॉस किया, वेट लॉस भी कितना किया, 3.5 3.5 kgs वेट लॉस। हेलो मैम, एंड अभी वेस्ट कितनी स्लाइड बाकी है? यस यस, हमारी थोड़ी स्लाइड्स बाकी है, मैं फटाफट ही करूंगी, लास्ट के 2-3 केस स्टडीज ही बाकी है, वो हम फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 15 मिनट्स मुझे लगेगा और, ओके। मैं एग्जिट हो जाऊँ अभी? 15 मिनट्स ही लगेगा, चाहिए तो आप देखकर ठीक है, जाओ, ठीक है। ठीक है, ओके। सो 3.5 kgs वेट लॉस एंड वेस्ट सर्कमफेरेंस भी उसका इम्प्रूव हुआ, उसके साथ साथ उसकी सटाइटी थी, मतलब भूख लगने का था उसको, वो भी सही हुआ, एंड पोस्ट मील उसको एनर्जी भी बेटर लगने लगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डाइट। देन नेक्स्ट आते हैं हम प्रिया के केस पे, दैट इज ऑफ डेयरी इंटॉलरेंस एंड ब्लोटिंग। मतलब उसको हमेशा क्या रहता था, एक तो डेयरी से इंटॉलरेंस, मतलब डेयरी प्रोडक्ट लेती है तो उसकी बॉडी को सूट नहीं करता है, एंड हमेशा गैस की प्रॉब्लम रहती थी, ठीक है। तो इसमें प्रिया है, Yes. उसका एज इज 25 ईयर्स, एंड उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, उसका बीएमआई नॉर्मल है, ठीक है, मतलब वेट बढ़ा हुआ नहीं है, पर उसको बॉडी में ब्लोटिंग काफी ज्यादा है, ओके, मतलब कि गैस काफी ज्यादा हो जाती है, एंड उसके साथ साथ उसको एक्ने, मतलब पिंपल भी बॉडी फेस पे बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो जब हम उसने उसका डाइट हिस्ट्री लिया तो हमने देखा कि वो डाइट में डेयरी काफी लेती है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क है, पनीर है, ये सारी प्रोडक्ट्स काफी लेती है, एंड साथ साथ में वे प्रोटीन भी लेती है, ठीक है। तो उसके जीन में कौन कौन से जीन में वेरिएशन था, एक MCM6 जीन में वेरिएशन था, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोज, ठीक है। तो अगर इस जीन में म्यूटेशन होता है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। देन DAO जीन म्यूटेशन, DAO जीन क्या होता है, हिस्टामिन, हिस्टामिन को डीजेनरेट करने के काम करता है, ठीक है। सो इस सब से क्या हो रहा था, उसकी बॉडी में ब्लोटिंग काफी ज्यादा हो रही थी, स्किन के इश्यूज काफी हो रहे थे, ठीक है, एंड हेड में कंजेशन था, साइनस का प्रॉब्लम हो रहा था उसको, ये सारे प्रॉब्लम्स उसको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो उसका अब क्या सोल्यूशन किया हमने, सबसे पहले तो लैक्टोज को एलिमिनेट किया, क्योंकि उसके लैक्टोज के जीन में प्रॉब्लम था, तो सबसे पहले उसके डाइट से लैक्टोज को रिप्लेस किया विद आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ठीक है। देन उसके साथ साथ क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी ब्लोटिंग प्रेजेंट थी, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि लैक्टेज एंजाइम, DAO एंजाइम, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम से उसकी बॉडी के डाइजेशन को बेटर किया, ठीक है। देन उसके बाद उसको लो हिस्टामिन डाइट दिया, हिस्टामिन से हिस्टामिन उसको कम दिया, ताकि कैसे कम किया, हमने हिस्टामिन फ्रेश कुक फूड दिया उसको, ठीक है, फर्मेंटेड फूड दिया, ताकि उसका गट हेल्थ बेटर हो, ठीक है। नाउ अब उसका गट हेल्थ बेटर किया, फिर उसके साथ साथ उसके गट हेल्थ को बेटर करने के साथ साथ उसके गट हेल्थ को सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है, तो उसकी गट लाइनिंग को कैसे सपोर्ट किया, थ्रू गिविंग गट प्रोटेक्टर बैरियर, जैसे कि बोन का ब्रॉथ है, ठीक है, ग्लूटामिन है, प्रोबायोटिक्स है, ये सब आपके गट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें दी, ठीक है। नाउ कैल्शियम भी ऐड किया, कैल्शियम क्यों ऐड किया, कैल्शियम भी उसके गट हेल्थ को इंटैक्ट रखने के लिए, ठीक है, मतलब कि उसके गट हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए कैल्शियम दिया, ठीक है, समझा। यस, यस मैडम। कैल्शियम, कैल्शियम उसको किस फॉर्म में दिया, रागी है, सेसमी सीड्स है, देन प्लांट का मिल्क दिया उसको, जैसे सोए मिल्क है, ओट मिल्क है, वो भी आप उसको दे सकते हो। 4 वीक्स बाद क्या देखने को मिला, इसकी ब्लोटिंग जो थी दैट रिड्यूस्ड बाय 80%, एक्ने और साइनस के सिम्टम्स भी उसकी बॉडी में कम हो गए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ उसके डाइजेशन भी बेटर हो गया, एंड डाइजेशन बेटर होने की वजह से उसको बॉडी में एनर्जी भी ज्यादा फील होने लगी, ठीक है। देन नेक्स्ट केस स्टडीज अक्षय, दैट इज ऑन फटीग एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मतलब अक्षय जो है प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट डाइट ले रहा था, फिर भी उसको हमेशा थकान रहती थी, ठीक है, थकान
in spite of taking the good diet. So उसकी age was 30 years. Diet is vegetarian diet, high in fruits, green vegetables, सब वो ले रहा है. उसके डाइटिशियन ने उसको बताया कि ग्रीन वेजिटेबल्स लेने होते हैं, फ्रूट्स लेने होते हैं, वो सब ले रहा है. फिर भी उसके जो स्किन है दैट लुक्स वाइट पेल, ठीक है, एंड थकान उसको रहती है हमेशा, ओके, एंड एनर्जी काफी कम रहती है, स्टैमिना बिल्कुल कम है उसका, ठीक है. तो अभी इस सिचुएशन में क्या करेंगे, व्हाट इज द सोल्यूशन? जब भी उसका ब्लड टेस्ट करवाया आप, ठीक है, टू आइडेंटिफाई कि क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो उसमें पता चला कि उसकी विटामिन B12 के लेवल्स कम है, एंड विटामिन B12 के लेवल्स कम होने के साथ साथ उसका सीरम फेरेटिन लेवल कम है, मतलब उसकी बॉडी में आयरन की भी कमी है, ठीक है. यस मैम. एंड फोलेट की भी डेफिशिएंसी है, फोलेट भी बॉर्डर लाइन ही है, ठीक है. तो हमने Yes. क्या किया फिर, जेनेटिक वेरिएशन देख लिए कि जेनेटिक वेरिएशन में उसका जो मिथाइल को कन्वर्ट करने वाला जीन था दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, विच इज MTHFR. देन TCN2 जीन जो कि B12 का ट्रांसपोर्टर होता है, वो ट्रांसपोर्टर जीन भी सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो जीन नहीं काम कर रहा है. एंड देन उसके बाद SLC11A2 वो क्या काम करता है, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी सही से काम नहीं कर रहा है. तो ये सारे जीन्स तो बराबर काम ही नहीं कर रहे हैं उसकी बॉडी में, ठीक है. Yes. तो देन उसके क्या किया न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी में, सबसे पहले तो क्योंकि मिथाइल के कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे, मिथाइलेटेड फॉर्म में उसको फोलेट देंगे, जैसे मिथाइल फोलेट, मिथाइल कोबालामीन, ठीक है. देन आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए क्या देंगे, विटामिन C देंगे सबसे पहले तो, एंड आयरन रिच फूड देंगे, ठीक है. एंड खाने के साथ साथ उसको चाय लेने के लिए मना करेंगे. क्यों? क्योंकि चाय जब भी लेते हैं खाने के साथ तो उससे आपका जो बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, ओके. सो टू इम्प्रूव आयरन एब्जॉर्प्शन उसको खाने के साथ चाय लेने के लिए मना करेंगे. देन कैल्शियम भी उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे मील्स में, क्योंकि कैल्शियम भी अगर आप लेते हो तो वो आयरन का एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ठीक है. तो दूध के साथ कोई भी आयरन रिच सोर्स वाले फूड्स देने के लिए मना करेंगे, ठीक है. फूड्स में इंक्लूड करेंगे जैसे राजमा है, सेसमे सीड्स है, बीट रूट है, डेट्स है, स्प्राउटेड मूंग है, ये सारी चीजें उसको हम डाइट में देंगे, ओके. Yes मैम. ठीक है. देन उससे क्या होगा, 5 वीक्स में आपने उसको आयरन रिच फूड दे दिया, ठीक है, तो उससे उसके एनर्जी लेवल इंप्रूव हो गए, उसकी स्किन ग्लो होने लगी, एंड उसके B12 का एब्जॉर्प्शन ऑल्सो वेंट अप टू 350, ठीक है, मतलब उसका B12 का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो गया, ठीक है. समझा आपको Yes मैम. कि क्यों जेनेटिक पर्सनलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, ओके. Yes मैम. Then we will move forward to the next case. इसमें क्या है, Yes. Sleep disorder. so this is about 1 second. 1 second, calm down. Yes. So it is about sleep disruption and night time alertness. मतलब कि उसको रात को सोने में प्रॉब्लम होती थी, एंड रात को सोने में प्रॉब्लम होने के साथ साथ उसको 2 बजे रात रात को 2 को बजे नींद खुल जाती थी. करेक्ट, रात को नींद खुल जाती थी, ठीक है. तो उस सिचुएशन में फिर क्या किया, ठीक है. इसका केस स्टडी अगर हम पढ़े तो शी इज गर्ल विथ ऑक्यूपेशन डिजाइनर, एंड उसका लेट नाइट स्क्रीन का यूसेज काफी रहता है, एंड उसको रात को नींद आने में प्रॉब्लम आती है. नींद आने में प्रॉब्लम आने के साथ साथ रात को 2 बजे नींद खुल जाती है, ठीक है. एंड रात में फिर क्योंकि रात को नींद नहीं आती है तो दिन में उसको फटीग होता है, थकान महसूस होती है, ठीक है. सो क्या इसके जीन वेरिएशंस थे, सबसे पहले हमने जीन वेरिएशन देखा क्लॉक जीन में. क्लॉक जीन क्या करता है, इट इज ये जीन आपको रात जगा कर रखता है. हाँ, ये जीन रात को जगा कर रखता है. ये जीन अगर आपके इस जीन में म्यूटेशन है तो रात को प्रॉपर नींद नहीं आती है.
देन PER इज रिपीट एलिल, ठीक है। तो डीप स्लीप कम होती है उसमें, तो अगर गहरी नींद ही कम हुई है तो फिर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता प्रॉपरली। ओके, अंडरस्टूड। यस मैम। ठीक है। यस। तो इसके सिम्टम्स क्या है कि नींद नहीं आ रही, प्रॉपर गहरी नींद नहीं आ रही है, देन COMT जीनस लो डोपामीन, डोपामीन कम है तो उसको हैप्पी हार्मोन नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो नाउ अगर आप लोगों को चाहिए तो लास्ट के हमारे 2 केसेस बाकी हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हमारा 2 ही केस बाकी है, दैट इज वन इज यस मैम, बाकी नेक्स्ट क्लास में लेते चलेगा, ठीक है। तो लास्ट के क्योंकि 2 ये केस थोड़ा स्टडीज ही कंफ्यूजन हो पेंडिंग जाता है है। हमारे, ठीक है, चलेगा चलेगा। तो जल्दी जल्दी करने की जगह हम नेक्स्ट जो डाउट क्लास होगा उसमें पहले ये 2 डिस्कस कर और लेंगे, उसके मैम बाद ये वापस डाउट से क्लास पूरा में ना मॉड्यूल एक ये बार रिवाइज कर लेंगे। मैम ये नेक्स्ट डाउट क्लास में है ना, अक्षय और अक्षय के पहले के जो लड़की थी ना, वो फिर से रिवाइज करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन। ठीक है, चलेगा। ओके, ओके। हाँ, ओके, चलो, थैंक यू मैम। बाय।